हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वैसे तो 9th क्लास का टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल केमिस्ट्री के अंदर। आज हम इसको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जो जो कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं एटम से रिलेटेड, एलिमेंट से रिलेटेड, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, जो भी कुछ होता है उनकी फॉर्मेशन। देखो, केमिस्ट्री की पहली जो बेसिक यूनिट होती है वो एटम एंड मॉलिक्यूल यहीं से शुरू होता है। रियल में केमिस्ट्री के अंदर हमें कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है, तो सबसे पहला टॉपिक होता है एटम, है ना। एटम के बारे में जानेंगे, फिर एलिमेंट जानेंगे, फिर कंपाउंड जानेंगे, फिर किस किस तरह से डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालती हैं, वो सब चीज़ें। तो चलो एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो एटम के बारे में किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी वो दी थी डाल्टन ने। जॉन डाल्टन नाम का कोई बंदा था, साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि एटम कैसा होता है, क्या नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। मतलब एटम की जो थ्योरी दी है इसी का नाम दे दिया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, एटम्स को थोड़ा सा स्टडी करने के लिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को हमें जानना है। इसने क्या कहा, एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, मतलब इससे छोटा और कुछ नहीं होता, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और क्या कहा, एटम नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। मतलब एटम को ना हम बना सकते ना हम इसको खत्म कर सकते। ठीक है, सेम काइंड्स ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। देखो, ये इसका लाइन का मतलब क्या हुआ, एक कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर जितने भी एटम होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल। और दूसरा ऐसा, जो दूसरे की कोई भी एलिमेंट है उसके जो एटम होंगे वो क्या होंगे, अलग होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे। देखो, इनको थोड़ा सा स्टडी करने से पहले एक बार दो चीज देख लो। मान लो मैंने दो एलिमेंट लिए अलग अलग, इसकी सारी कहानी को एक बार मैं बता देता हूँ। ये है एलिमेंट 1 और ये है एलिमेंट 2। इन सारे के सारे जो एलिमेंट हैं इनके अंदर जो एटम होंगे, देखो एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 अलग अलग एलिमेंट हो गए, तो इनके अंदर जो सारे के सारे ये क्या है, ये सब एटम है। और ये क्या है, सारे के सारे एटम है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, एक ही एलिमेंट के सारे एटम आइडेंटिकल, मतलब एक जैसे या एक समान होंगे। एक समान सारे हैं, सर्कुलर हैं। एलिमेंट 2 इस सारे के सारे क्या होंगे, एक जैसे सारे स्क्वायर की फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 के जो एटम होंगे वो आपस में बिल्कुल डिफरेंट होंगे। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, उनका मास अलग होगा। ये सारा का सारा किसमें बताया था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर। बाद में थ्योरी फेल हो गई थी। चलो इसी को साथ देख लेते हैं, फेल क्यों हो गई थी। क्योंकि इसने बोला एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है। बाद में पता चला एटम के भी होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब इसके भी छोटे छोटे हिस्से होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सेम काइंड ऑफ एलिमेंट, सारे के सारे एक जैसे नहीं होते। क्यों, क्योंकि यहीं से आइसोटोप और आइसोबार निकले थे। आइसोटोप क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम वाली चीज तो मिल जाएगी, लेकिन किसी किसी का क्या होगा, एटॉमिक मास अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, मैंने एक बेसिक टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री की वीडियो बनाई है, वो जाके देखना, उसमें इन चीजों को बहुत अच्छे से बताया है कि एक टर्म को, आइसोटोप, आइसोबार को। एग्जाम्पल देख लो एक बार, कार्बन 6 और 12, कार्बन 6 और 14, ये दोनों आपस में क्या होंगे, आइसोटोप होंगे। तो ये देखो, कार्बन कार्बन यहाँ मिलेंगे ना, दोनों कार्बन के एटम इसमें मिलेंगे, तो जिनका एटॉमिक नंबर कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, लेकिन एक का तो मिलेगा एटॉमिक मास 14 और दूसरे का 12, दोनों यहाँ पर मिलेंगे। तो अभी तो हमने बोला था सारे के सारे एक जैसे होते हैं, अब अलग भी हो गए, इसका मतलब ये थ्योरी क्या होगी, फेल होगी। ऐसे ही आइसो बार्स बनते हैं। आइसो बार क्या बनते हैं, ये दोनों आपस में आइसोबार बन जाएंगे। इसका मतलब जिनका एटॉमिक मास
सेम होता है और एटॉमिक नंबर अलग अलग। इसका मतलब यहाँ पर कार्बन 14 वाला होगा, कार्बन 14 मतलब कार्बन 6 और 14, और यहाँ पर क्या होगा नाइट्रोजन 7 और 14। तो इन दोनों की देखो एटॉमिक मास के हिसाब से दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी ना। और अभी हमने फोर्थ जो पॉइंट है उसमें क्या बताया था, अलग अलग एलिमेंट की जो भी एटम रहे होंगे उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम नहीं होगी। यहाँ पर तो प्रॉपर्टी सेम होगी, इसलिए डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल होगी। क्लियर? चलो अब हम कुछ लॉज को इंट्रोड्यूस करेंगे केमिस्ट्री के अंदर, मतलब एटम वगैरह की स्टडी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो कुछ लॉज के ऊपर काम करती है कोई भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह। तो वहां पर क्या लॉज यूज होते हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, है ना। ये वैसे तो लॉज 11th क्लास के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन 9th क्लास में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर रखा है, डेफिनेट प्रोपोर्शन का लो, मल्टीपल प्रोपोर्शन का लो। चलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देखो ये बात भी मैंने काफी बार बताई है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो, इन सब में क्या बताना है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब जो पहले था वो बाद में है, इसका मतलब मास, जो पहले मास था वो बाद में मास होगा, मतलब टोटल मास के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ मास, वही वाली बात, कांट बी क्रिएटेड या नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब ये है कि ना तो मास को हम बना सकते ना खत्म कर सकते। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 5 किलो आलू है, 5 किलो आलू के अंदर 3 किलो मान लो पानी मिलाया है, तो क्या बनेगा, मान लो एग्जाम्पल पनीर बन गया। हमें कंपाउंड के बारे में तो बताना ही नहीं है क्या बनेगा, लेकिन मैं वेट की बात कर रहा हूँ, मास की बात कर रहा हूँ। तो ये कितना है इधर, जो ये है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड का वेट मैं अगर बोलूँ तो क्या बोलूँगा, 8 kg, 5 और 3 8 किलो। तो ये जो भी फॉर्म होगा ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8 किलो, है ना। जैसे देखो इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है, 11th क्लास में तो पूछता ही पूछता है, अगर हाइड्रोजन है मान लो 10 ग्राम, तो ऑक्सीजन कितनी ले लूं कि जो पानी बनेगा वो बन जाए मान लो 26 ग्राम, है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, पानी बन गया। तो हाइड्रोजन कितनी है 10 ग्राम, ये पूछा है, और ये कितना है 26। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 26। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 ग्राम। या देखो अगर स्मार्ट हो गए हो तो देख लो, 10 में क्या जोड़ू कि 26 बन जाए, 16 जोड़ दो, इस टाइप का। ये क्वेश्चन के लास्ट में ये वर्ड भी लिखा मिलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ या फाइंड द मास ऑफ या फाइंड द वेट ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस सपोर्ट्स द या दिस इक्वेशन सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तब हमें पता चलेगा रिएक्टेंट साइड का मास प्रोडक्ट साइड के मास के बराबर होता है। सिंपल है, कभी कभी 1 मार्क्स के अंदर पूछ लेता है। ठीक, देखो लॉ ऑफ या लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलो या क्या बोलो, डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन हो या लॉ ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट या डेफिनेट दोनों का मतलब क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब फिक्स कोई एक वैल्यू दे रखी है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, पानी बनाते हैं, सबसे ज्यादा जिंदगी में जरूरी पानी है ना। तो ये क्या बोलूंगा, 2:1 में ही हमेशा चलेगा। पानी बनता है तो 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब देखो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है, ये मास के रेस्पेक्ट में चलता है, मतलब जिन दोनों का मास एक फिक्स हो। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 2। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। मतलब 16 और 2 हमेशा, या 1:8, इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 1:8। ये हमेशा 1:8 में ही पानी की फॉर्मेशन होगी। अगर 1:8 में मिलेगा तो पानी कितना बनेगा, 9। अगर कोई गलती से ऐसा ले लेता है 2:3, मतलब 2 तो ले लेता है हाइड्रोजन और 3 ले लेता है पानी, तो क्या वाटर की H2O की फॉर्मेशन होगी, बिल्कुल नहीं होगी। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब एटम क्या होते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एटम के बारे में देखेंगे। एटम क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, अभी हमने देखा। लेकिन एटम क्या होता है, इसको थोड़ा सा पिक्चर की फॉर्म में देखो एक बार। ये कोई एलिमेंट है, जैसे अभी हमने पहले भी डिस्कस करा था, ये एक एलिमेंट है, इसके अंदर बहुत सारे एटम होते हैं और ये एलिमेंट 1 के साथ एलिमेंट 2 मिलता है, एलिमेंट 2 मिलता है, और ये जो रिजल्ट आता है इसको मैं बोलूंगा कंपाउंड, है ना। ये चीज दिमाग में रखना, दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, और उनके अंदर यूज होते हैं, उनको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल, सिंबल्स। पहले सबसे पहले नाम और सिंबल देखना सीखो, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, है ना। ये सारे के सारे 1 से लेके 20 तक तो बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए आप लोगों के लिए। और उनके नाम भी, जैसे कई बार क्या होता है, सोडियम, सोडियम का नाम बच्चा सबसे पहले ये मारता है, सोडियम, क्योंकि एस से शुरू होता है, लेकिन सोडियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Na होता है। तो 20 तक मैं उम्मीद करता हूँ, 1-2 बार लिख के देखना, 20 तक तो आराम से हो जाएंगे। 9th-10th क्लास तक 20 तक काम चल जाएगा। 11th-12th में हाँ, और 9th-10th में 1-2 बात और बताता हूँ, जैसे आयरन का 26 होता है, तो मतलब आयरन बहुत बार यूज होता है, तो फिर भी इसका एटॉमिक नंबर आप लोग याद कर लेना, ठीक है। देखो, जो काम की चीज है वो यहाँ से निकल के आती है, जो हर जगह, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे, जब तक मतलब कॉलेज तक पढ़ोगे या पीएचडी तक पढ़ोगे, तब तक काम आएगी ये चीज, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, है ना। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को हमेशा याद रखना। बड़ी क्लासेज में जाके कोई नहीं पूछेगा सोडियम का सिंबल क्या होता है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, पोटेशियम क्या होता है, हमेशा यही होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सीधा सीधा क्वेश्चन आएंगे। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एटम। देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की कहानी भी एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। कोई भी एटम होता है, ये इसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, और जो सेल्स होती हैं ये, इनको सेल्स बोलते हैं, SHELL, है ना। ये सेल वो वाला नहीं है, बायो वाला, बायो वाला ये सेल होता है। इन सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज भी देख लो, न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस। तो जो आज तक की जो रिसर्च हुई है, उस रिसर्च में पता चला है जो एटम होता है वो बाई चार्ज न्यूट्रल होता है। बाई चार्ज न्यूट्रल होना, इसका मतलब क्या है, जितने उसके ऊपर नेगेटिव होंगे उतने ही प्लस होंगे। मान लो मैं कह दूं मेरे ऊपर 100 प्लस का चार्ज है, तो माइनस चार्ज कितना होगा, 100 माइनस का होगा, इसलिए क्या होगा, एटम न्यूट्रल होगा। देखो, मैंने लिखा है नॉर्मल न्यूट्रल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं। अगर मान लो मैंने एग्जांपल लिया, मान लो पोटेशियम का, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पोटेशियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पोटेशियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 19, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन भी 19 हो जाएंगे, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो चाहे नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलो, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक मास के बारे में पूछा जाए तो बोल दो मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दोनों का जो सम होता है वो होता है एटॉमिक मास। ये सब की सब चीजें मैंने बेसिक टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री वाली वीडियो में बताई हैं, जो जो बेसिक टर्म्स यूज होती हैं मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप लोग जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो, ताकि जो ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का चैप्टर है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ केमिस्ट्री बोल सकता हूँ मैं इसको। केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है वो होता है एटम्स की स्टडी करना, सबसे छोटी यूनिट का। देखो, जैसे घर बनाते हैं, घर बनाते टाइम सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, हमारे ईंट होती है, ईंटों से ही तो घर बनता है, तो ईंट की स्टडी करो सबसे पहले, उसके बाद हम घर के बारे में सोचेंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हो गया। अब देखो, इनको रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है ये भी देख लो। जैसे मान लो कोई एलिमेंट है, मान लो पोटेशियम ही ले लेते हैं, पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे नीचे जो लिखा जाएगा वो एटॉमिक नंबर होगा, ऊपर जो लिखा जाएगा वो एटॉमिक मास होगा। वैसे कितना होता है,
19 इसका एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास कितना होता है 39। इसको देखेंगे कि एक्स्ट्रा क्यों होता है, क्योंकि 19 दूनी तो 38 होना चाहिए, लेकिन ये 39 है। तो देखो चलो इसमें डिस्कस कर भी लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 19, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 19, न्यूट्रॉन अभी पता नहीं। तो मैंने क्या बताया था, जो एटॉमिक मास है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम है, तो जो मास है उसमें क्या हो जाएगी, मास 39 लिखा है, 39 को क्या लिखूंगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितने 19, इसका मतलब न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। मतलब पोटेशियम के अंदर एक न्यूट्रॉन ज्यादा होता है, इस वजह से इसका डबल नहीं आता। ऐसे ही सेम सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो 11 दूनी 22 आना चाहिए, लेकिन 23 होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर एक न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ज्यादा होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के साथ, ये शायद समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो जो नेक्स्ट टर्म है उसको देखते हैं एक बार, मोलिक्यूल्स। मोलिक्यूल्स, ये मोलिक्यूल क्या होता है, मोलिक्यूल को अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, दोनों एक ही बात है। देखो अब तुम बोलोगे सर एटम और एलिमेंट दोनों एक ही बात कैसे हुई, मैं ये कहना चाहता हूं कोई भी एक एलिमेंट है, मान लो ए नाम का एलिमेंट है, उसके अंदर जितने भी एटम होते हैं तो हर एक जो एटम होता है वो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसलिए मैं एटम बोल रहा हूं कभी एलिमेंट बोल रहा हूं। देखो जैसे सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसको बोलूं तो मान लो मैं एक फैमिली का हिस्सा हूं, मेरे कोई फैमिली है, अगर मैं कहीं पे मेरी फैमिली में मान लो 10 बंदे हैं, अगर मैं किसी फंक्शन में जा रहा हूं तो मैं अकेला मेरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता हूं कि नहीं करता हूं, सेम वही केस है। एटम मतलब जो एलिमेंट है ये मान लो पूरी फैमिली है और एटम उसका एक हिस्सा है, तो एक हिस्से की बात करो चाहे वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं, जनरली एक जैसे होते हैं ना, कुछ केसेस अलग होते हैं बाकी जनरली एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ, जैसे मान लो ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, ये क्या कह सकता हूं, ऑक्सीजन का मोलिक्यूल कह सकता हूं, ऑक्सीजन का मोलिक्यूल। देखो सेम ऐसा ही होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके बनते हैं उसको कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड और मोलिक्यूल लगभग एक जैसे होते हैं, यहाँ पर जो कुछ लिखा जाता है 1 2 3 4 इसको रिप्रेजेंट, तो मैं बोलूंगा 1 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म हो गया। मैंने पानी वाला एग्जाम्पल दिया था पिछली वाली वीडियो में, पानी कैसे बनता है, तो मैंने इसको क्या बोला था, इस तरह से हमें 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर मिले हैं। तो बस यही खेल है मोलिक्यूल का। देखो जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है या सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल सेक्शन में यूज होता है वो क्या होता है, ग्राम मोलिकुलर मास, मतलब या ग्राम एटॉमिक मास, है ना। मतलब क्या हुआ, जो भी मोलिक्यूल यूज हुआ है या जो भी एटम यूज हुआ है या हुए हैं उन सब के एटॉमिक मासेज का सम कर देना। जैसे देखो पानी है, पानी का क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास यूज करना है, एक हाइड्रोजन में एक होता है, दो हाइड्रोजन में दो हो जाएंगे, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, तो 16 और 2 18, है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 20 तक तो कम से कम आप एलिमेंट के नाम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद कर लो। जैसे देखो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है, इसको देखो निकालने के लिए आप स्टेप भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, नंबर ऑफ जो एलिमेंट लिखे गए हैं उन सारे एलिमेंट को स्टेप बाय स्टेप लिख लो ऐसे, एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 प्लस एलिमेंट 3। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, ये कितना है सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है, सल्फर का कितना होता है 32 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो सबको सम कर देंगे, ठीक है। तो 2 प्लस 32 प्लस 16 को 4 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 64, 64 और 32 96 और 2 98, मतलब H2SO4 का कितना हो जाएगा 98। ठीक है, जैसे मान लो इसका निकाल लेते हैं HNO3, HNO3 का कितना हो जाएगा, H का कितना होता है डायरेक्ट निकाल लेते हैं, H का 1 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, और O3 एक O का होता है 16, तो 16 तिया 48, 48 और 14 62 और 1 63, तो आंसर कितना है 63। ऐसे आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा, क्लियर। चलो एक एग्जाम्पल मैं और बताता हूँ जो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करो।
ये नाम किसका होता है, कभी सुना हो तो? कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, एक ट्राई करो जस्ट ऐसे। एक इसका भी कर सकते हो, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयन। सबसे ज्यादा अगर मेरी तरफ से कोई पूछा जाए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है केमिस्ट्री के अंदर, वो मैं बोलूंगा आयन। आयन क्या होता है? जब कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या इलेक्ट्रॉन को बोरो करता है, बोरो करना मतलब उधार लेता है किसी से, तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है ना। अगर चार्ज आ गया उसके बाद जो एलिमेंट था या एटम था, जनरली तो हम इस केस में क्या पढ़ेंगे? एटम। तो जो एटम था उसके ऊपर जो चार्ज आ गया है उसको मैं बोलूंगा आयन। देखो एक एग्जांपल समझते हैं, क्या खिचड़ी बना दी है। देखो जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम क्या करता है? सोडियम हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो देने के बाद देखो, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या किसी को दे देते हैं, उसको बोलते हैं प्लस चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, बोरो करता है, रिसीव करता है, उसके ऊपर जैसे होता है नेगेटिव चार्ज। देखो क्लोरीन नॉर्मल था, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया, तो क्लोरीन के ऊपर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आयंस ऐसे होते हैं। अब आयंस या तो प्लस में बन रहे हैं या नेगेटिव में बन रहे हैं, मतलब माइनस में बन रहे हैं। तो आयंस के दो टाइप निकल के आएंगे यहां से, एक तो कैटायन और एक एनायन। कैटायन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज, और एनायन क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जाए, पॉजिटिव क्या क्या होते हैं? सोडियम भी पॉजिटिव होता है, मैग्नीशियम भी, एल्यूमिनियम भी। प्लस का 2 होता है, 3 होता है, बस प्लस बता रहा हूँ मैं। ठीक है, माइनस क्या होता है? जैसे मान लो सल्फर होता है -2, क्लोरीन होता है -1, नाइट्रोजन हो जाएगा कितना? -3। देखो मैंने 1 2 3 का एग्जाम्पल क्यों दिया है, अब इसको देखते हैं। जो कैटायन होते हैं और एनायन होते हैं, दोनों के दोनों टाइप्स बनाते हैं। इसको बोला जाता है मोनोवैलेंट कैटायन या एनायन, मतलब दोनों हो सकते हैं, प्लस में भी उसमें भी। डाईवैलेंट कैटायन एनायन और ट्राईवैलेंट कैटायन एनायन। ठीक है, अब देखो एक ये तो केस हो गया 1 2 3 का। मतलब मोनो का क्या मतलब होता है? 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। एक 4 वाला केस भी होता है जिसको बोला जाता है टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या हुआ? जिसकी वैलेंसी 4 हो या जिसके ऊपर चार्ज 4 हो। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल होता है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। 6 को कैसे फिल करते हैं? 2 और 4। तो कार्बन क्या करता है? या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है या 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो कार्बन की वैलेंसी को अगर कभी भी डिफाइन करा जाए, कार्बन के ऊपर चार्ज करा जाए, तो दोनों होते हैं +-4, तो उसको टेट्रावैलेंट में बोलते हैं। अब देखो मोनोवैलेंट क्या होता है? मोनोवैलेंट मतलब जिसमें एक हो, मतलब जिसपे चार्ज एक हो, वो +1 भी हो सकता है, वो -1 भी। डाईवैलेंट जिसके ऊपर चार्ज 2 हो, वो +2 भी हो सकता है, -2 भी। ट्राईवैलेंट प्लस या -3। इसीलिए मैंने एग्जांपल दी है कि अपनी तरफ से कोई और एग्जांपल वगैरह भी हो तो देख सकते हैं। बात क्लियर है? चलो, एक टर्म कभी कभी ये भी पूछी जाती है, पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन से आयन, पॉलीएटॉमिक आयन्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब कई, है ना। और एटॉमिक मतलब एटम। कई एटम से मिलके जो आयन बनता है, जैसे सल्फेट आयन बनता है SO4-2, सुना हो तो। NO3 बनता है, माइनस लगाओ या -1 लगाओ एक ही बात है। देखो इसमें क्या है? सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। इसमें क्या है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो 2 या 2 से ज्यादा अगर कोई भी एटम मिलके कोई आयन बनाते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन्स। ध्यान रखना इस टर्म को भी। जो नेक्स्ट काम की चीज है वो है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? एक तो सिंपल डेफिनेशन बोलो कि टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लेने या देने की जो कैपेसिटी या क्षमता, कैपेसिटी बोलो, क्षमता बोलो, एबिलिटी बोलो, या दूसरी लैंग्वेज बोल सकते हैं, किसी भी
एटम पे या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर जो भी चार्ज होता है प्लस माइनस का, वो क्या होता है उसकी वैलेंसी। ठीक है, जैसे मान लो देखो, मान लो मैग्नीशियम लिखा है, मैग्नीशियम के ऊपर क्या लिखा है +2, तो इसका मतलब ये दिखा रहा है कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए होंगे। वैलेंसी की भी टाइप होती हैं, वैलेंसी की टाइप क्या होती है, एक तो आयनिक वैलेंसी होती है और एक क्या होती है कोवैलेंसी। आयनिक वैलेंसी क्या होता है, जहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इससे बनता है वो क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में, एलिमेंट्स के बीच में या एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड। इसका दूसरा नाम भी होता है इलेक्ट्रोवैलेंट वैलेंट बॉन्ड, है ना। 11th क्लास के जो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग वाला, उसमें पढ़ोगे डीपली तो आयनिक बॉन्ड। तो इस तरह से जो कंपाउंड बनते हैं उनको बोला जाता है आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक बॉन्ड बन गया और उनसे कंपाउंड आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंसी, कोवैलेंसी जहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका शेयरिंग हो रहा है, जैसे कार्बन जो बनाता है, कार्बन क्या करता है +- दोनों के दोनों शेयर करता है, तो इससे जो बनता है उससे क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, और जो कंपाउंड बनेंगे वो क्या बनेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब देखो कभी कभी ये भी पूछ लेता है आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। कोवैलेंट आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ सिंपल लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग है, बताओ, है ना। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अगर किसी ने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया और किसी ने ले लिया, तो वहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक दूसरे को जो बांध के रख सकता है, ऐसे कह सकते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखता है, वो क्या होता है, या लिख लो ऐसे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, वो होता है। इनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इनका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर लगाने के बाद हम इनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ये जो होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, ये बेचारे गरीब आदमी होते हैं, इनको कोई भी हल्के से टेम्परेचर पे मेल्ट कर सकता है, तोड़ सकता है। ये स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते इतने, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है केमिकल फॉर्मूलाज में। केमिकल फॉर्मूला कैसे बनते हैं, देखो केमिकल फॉर्मूला मतलब कोई भी जो कंपाउंड फॉर्म होता है या कोई भी जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं तो कैसे कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उनका केमिकल फॉर्मूला कैसे रहा होगा। जैसे आपने सुना होगा NaCl, H2O, ऐसे नाम सुने कि नहीं सुने। ठीक है, इस टाइप के जो फॉर्मेट बनता है, कैसे बनता है, उनके लिए मैं एक बार स्टेप लिख देता हूँ। सबसे पहले तो आपने पहले स्टेप में क्या करना है, जो भी एलिमेंट यूज हुए हैं उनके सिंबल लिखेंगे, सिंबल्स राइट डाउन सेपरेटली, मतलब दूर दूर लिखेंगे, थोड़ा सा गैप होगा बीच में। स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या लिखूंगा, उनके नीचे वैलेंसी की वैल्यू लिखूंगा, वैल्यू ओनली, मतलब प्लस माइनस नहीं लिखूंगा, सिर्फ -2 है तो 2 लिखूंगा, +3 है तो 3 लिखूंगा। तीसरे स्टेप में क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, किसकी वैलेंसी की, है ना। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, मान लो पानी बनाया है, पानी कैसे बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो पहले हाइड्रोजन लिखूंगा और एक साइड लिखूंगा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1 और ऑक्सीजन की कितनी होती है 2, तो वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो क्या बनेगा H2। अगर कोई केस ऐसे आ जाता है, मान लो ये वाला Na और Cl, तो वैलेंसी 1 1 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने कोई फायदा नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा NaCl। देखो और देखो, मान लो हाइड्रोजन सल्फाइड को बनाना है, तो हाइड्रोजन क्या होगा, सल्फाइड क्या होगा, ठीक है, सल्फर से बना होगा। हाइड्रोजन एक, ये देखो देखो ये -2 होती है ना, ये +1, मैं साइन नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसको, तो आंसर जो क्या आएगा H2S। तो केमिकल फॉर्मूला आई थिंक आप लोगों को बनाने आ गए होंगे, ये स्टेप ध्यान रखना बस। जो नेक्स्ट टर्म बचती है वो बचती है इस चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट, है ना, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के लिए, स्पेशल मोल कॉन्सेप्ट के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो दोबारा कराने का तो कोई फायदा है नहीं उस चीज़ का। बहुत ही शानदार, मतलब 11th-12th क्लास को भी टारगेट करते हुए मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा। एक तो बेसिक टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री का डाल देता हूँ और एक मोल कॉन्सेप्ट का डाल देता हूँ। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो और फिर एनालाइज करके बताओ। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे, जिन्होंने
फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देखा है, तो आई होप, देखो अब ये मत सोचना कि सर हम बिल्कुल जीरो वाली बातें नहीं कराते, हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की बातें कराते हैं। मैं मानता हूँ कि स्कूल में जाते हो, ट्यूशन वगैरह पढ़ते हो, तो हल्की फुल्की बेसिक नॉलेज तो आपको हो ही जाती है। तो थोड़ा सा एडवांस लेवल के लिए अपने आप को, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बेटा दुनिया के अंदर, देखो कितने बच्चे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमें अपने स्टेट के अंदर या हमारे स्कूल के अंदर ही कंपटीशन करना है। जब हम किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम्स वगैरह के लिए जाते हैं या किसी स्टेट के लिए जाते हैं, तो एक स्टेट में या ऑल इंडिया के बच्चों के साथ हमारी फाइट होती है। तो बेसिक चीज़ें सीख के, केमिकल का फॉर्मूला या केमिकल की स्पेलिंग CHEMIL, तो इससे तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है ना। जितना ज़्यादा हो सके हमें एडवांस लेवल की बातें सीखनी है। और एडवांस कब आएगा? जब हमारे बेस क्लियर होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी बहुत स्टडी आप खुद से करो और अपना बेसिक्स अच्छे रखो। एडवांस लेवल के लिए मैं बैठा हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को इंट्रोड्यूस करता रहूँ। तो मोल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को भी जाके ज़रूर देखना, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देना है। और आई होप आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ समझ आया होगा। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहें। बहुत सारे हर सब्जेक्ट की वीडियो यहाँ आने वाली है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 11th-12th क्लास तक आएगी। तो अपने अपने सब्जेक्ट की तैयारी करते रहे। और अगर आपको MCQ से रिलेटेड कोई बात है, तो किसी भी टॉपिक के MCQ से, तो हम वीडियो दूसरे चैनल पे बनानी शुरू कर रखी है, कॉम्पिटिशन विद खरेवाल। मैं लिख देता हूँ COMPE, कॉम्पिटिशन विद खरेवाल, KHAREWAL। स्पेलिंग का ध्यान रखना। इसके ऊपर लगभग अभी 63-64 सब्सक्राइबर होंगे। इसके ऊपर मैंने हर चैप्टर के MCQ बनाना, मतलब एक चैप्टर का ओवरव्यू भी देता हूं मैं, मतलब लगभग 10 से 12-15 मिनट के अंदर चैप्टर को थोड़ा सा स्टडी करना, और उसके बाद अच्छे अच्छे MCQ करा रहा हूँ। तो जिन बच्चों को लगता है कि मैं MCQ की प्रैक्टिस कर सकता हूँ अपने स्कूल में, अपने कहीं भी, मतलब पेपर वगैरह जो ओलंपियाड होते हैं, तो वो MCQ को देखने के लिए इस चैनल पे जा सकता है। थ्योरी पढ़नी है तो इसी चैनल पे पढ़े। उस चैनल पे जो थ्योरी है वो बिल्कुल शॉर्ट में आती है। इस चैनल को भी जाके विजिट करो, इसको भी सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन वगैरह ऑन करो। बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।